हेलो जनाब, कैसे हैं आप? वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे और खास आप सभी के लिए लेकर के आया हूं IIATC 2025 रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज। जी हाँ, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। मैं इन्हें ऐसा इसलिए नाम देता हूं क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए जो क्वेश्चन पढ़ के जाना जरूरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू। और जब आप उन्हें खुद पढ़ रहे हो तो पूरा मन लगा के पढ़ोगे नहीं। सो दैट इज दी वाई, इसलिए ये सीरीज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं और बहुत जल्द मैं आपको पूरा नॉन टेक इसके अंदर कवर भी करा दूंगा। ठीक है। जब भी आपको पढ़ते वक्त कोई भी भ्रम हो या कोई डिस्ट्रैक्शन आए तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि अभी नहीं तो मेरे दोस्त कभी भी नहीं। अपने स्टडी रूम में लिख करके लगा लीजिएगा IIATC 2025, अभी नहीं तो कभी नहीं। 309 पोस्टों में से एक पोस्ट मेरी है, इस बात का दावा ठोकता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को लेकर के चलिए और जो भी फालतू वाला टाइम है उसे अवॉइड करना शुरू कीजिए, बिकॉज देयर इज नो टाइम। बहुत ही जल्द आपके सारे ये एटीसी का एग्जाम हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि यार समय ही नहीं मिला। तो समय भरपूर मिला है अच्छे से तैयारी करने का, कॉन्सेप्ट से सीखने का और एक बढ़िया रैंक लेके आने का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, जो कि मैं आपके टाइम से ही रिलेटेड। भाई कहते हैं, या आज का ये नोट आपसे कह रहा है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। ठीक है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे पास में बहुत ढेर सारा टाइम हो, तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं भाई साहब। दिन भर में 24 घंटे ही तो होंगे, कोई खास आपके लिए 24 से 25 घंटे तो हो नहीं जाने। राइट और रॉन्ग, सही बोल रहा हूं ना? जी हाँ मेरे दोस्त। तो समय का सही इस्तेमाल, तो सर अब समय का सही इस्तेमाल करना कैसे कहलाएगा, है कि नहीं? ये भी तो सबसे बड़ी बात है। क्या 24 घंटे में से हम पूरे टाइम पढ़ते ही नहीं? जी नहीं। आप अपने सेल्फ को भी टाइम दीजिए, बशर्ते उस सेल्फ जो आपका देने वाला टाइम है आप उसमें कर क्या रहे हैं। कि जैसे आप अभी हाल फिलहाल यूट्यूब पर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बीच में कुछ नोटिफिकेशन आया, कोई नया वीडियो आ गया, कोई नई रील आ गई, उसको देखने लगे, सोचा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, है कि नहीं? लेकिन आप भी जानते हैं कि वो 10-15 मिनट का ब्रेक कब 2 से 3 घंटे का ब्रेक हो जाता है, पता ही नहीं चलता और टाइम निकल जाता है ना? तो जब भी आपको अगर रिलैक्स महसूस करना, फोन किनारे से शांति पर रख दीजिए। ठीक है, साइड में आलती पालती मार करके बैठ जाइए। ठीक है, और आराम से फोकस कीजिए। ठीक है, कहाँ फोकस कीजिए? आंख बंद करके फोकस कीजिए। किस चीज पर? आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, बोन मैरो, है ना, उस पे फोकस करना है। यहाँ यहाँ जहां टीका लगाते हैं वहां फोकस नहीं करना है। टाइम का सदुपयोग करना है। आपको कहां फोकस करना है? आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पर फोकस करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके जिंदा होने का वो प्रमाण है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके जिंदा होने का वो प्रमाण है। जब तक आप जिंदा हो, आपकी बोन मैरो में जान है, तब तक वो तन के सीधी खड़ी रहेगी। और जैसे ही जान गई, बस लेट जाते। फिर क्या खड़े रह पाते? जी नहीं, है ना? तो आपको अपना पूरा फोकस वहीं करना है। और धीरे 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 डे बाय डे जैसे जैसे बीतते जाएंगे, आप खुद मुझसे शेयर करोगे कि सर अब मुझे पढ़ी हुई चीजें ज्यादा ध्यान रहती हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा अप हो रहा है, मैं अपनी चीजों में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहा हूं। और आपकी तैयारी में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और आपको सपोर्ट देने के लिए गेट अकेडमी खास आप सभी के लिए लेके आया है ये रिकॉर्डेड कोर्स, विच इज डिजाइंड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। और हमने इसे नाम दिया है विमान मैच। जहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो दोस्त, यहां पर आपको मिलेगा 100% सिलेबस कवरेज। जी हाँ, वो भी एक सब्जेक्ट मल्टीपल फैकल्टीज के द्वारा। HD वीडियो लेक्चर्स, ऑल पीवाईक्यू विद आंसर की कंप्लीट PDF, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर की फैसिलिटी। जब आपका मन कर रहा है तब पढ़े, कैसी भी सिचुएशन हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पर भी हो, लेक्चर देखने हैं, कॉन्सेप्ट सुनने हैं, आराम से फोन निकाला, हेडफोन लगाए, शुरू। ठीक है, वर्कबुक है आपके पास PDF के फॉर्मेट में, डाउनलोड आप कर सकते हैं। इन वर्कबुक्स पे आपको मिलने 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। भाई इसके बाहर क्या ही पूछा जाएगा, सब यहीं से आना है, डोंट वरी। और साथ ही साथ 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी भी। ठीक है, सो फिर देरी किस बात की? फटाफट से जाइए गेट एकेडमी की वेबसाइट पर या डाउनलोड कीजिए अभी गेट एकेडमी लाइव ऐप और एनरोल योरसेल्फ नाउ। नाउ मतलब नाउ, वीडियो पॉज करो, जाओ एनरोल करो और फिर उसके बाद दोबारा आओ। और अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट्स जस्ट ओनली 999। जी हाँ, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में है, इंक्लूसिव GST। तो फिर क्या ही दिक्कत है ब्रो?
फटाफट से चलो और तैयारी करते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जानदार शानदार तरीके के साथ में बिना समय गवाए। AAITC के PYQ 2015 का सेट बी। लास्ट वीडियो मैंने आपको सेट ए के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेट बी के सवाल। ठीक है। सो इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 डांसर्स। ठीक है, तो भैया हमने इसको पॉइंट आउट कर लिया कि देयर आर 4 डांसर्स। ठीक है, 4 डांसर्स हैं हमारे पास में यहाँ पे, एंड 4 वोकल म्यूजिशियंस, साथ ही साथ 4 वोकल म्यूजिशियन भी है। ओके, 1 एक्ट्रेस, तो हमारे पास में एक एक्ट्रेस है। ठीक, और उसके साथ ही साथ देयर आर 3 वायलिनिस्ट, तो 3 कौन है भाई साहब? वायोलिनिस्ट। ओके, यहां तक की बातचीत क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके के साथ। चलो ठीक है, बेस्ट है। अब कहता है कि गिरिजा एंड वंजा वनाजा आर अमंग द वायलिनिस्ट। तो गिरिजा एंड ये वंजा क्या हो गए? वायलिनिस्ट। तो ये है वायलिनिस्ट, तो यहां पर हमने लिख दिया गिरिजा प्लस वंजा, ये दो हो गए हमारे पास है वायलिनिस्ट। वाइल जालजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले द वायलिन। तो ठीक है भाई, वायलिन के ही आगे अपन क्या लिख देते हैं? शैलजा एंड जालजा। तो यहां पर ये हो गया जैलजा प्लस शैलजा, कि ये दोनों वायलिन नहीं बजा सकते। ठीक है। नाउ सी, शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स। तो यहां पर डांसर्स है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन कि हाँ भाई, एक तो हो गई हमारी शैलजा प्लस दूसरी कौन हो गई? तनुजा। ये है हमारे डांसर्स। वाइल जालजा वांजा शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस। तो ये वोकल म्यूजिशियंस हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो हैं जालजा, ठीक है, प्लस वांजा प्लस शैलजा प्लस तनुजा, ये हो गए सारे के सारे। एंड 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिनिस्ट। तो इनमें से कोई जो 2 हैं वो वायलिनिस्ट भी हैं। ठीक है, तो इन 4 में से कोई 2 ऐसे होंगे जो कि वायलिनिस्ट भी हैं। अभी देख लेते हैं वो कौन से होंगे। ए पूजा इज एन एक्ट्रेस, तो ठीक है, एक्ट्रेस के आगे भी हमने लिख दिया पूजा। इफ पूजा इज एन एक्ट्रेस, ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट। तो इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है? तो चलिए भाई, अब ये ढूंढ करके बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है। तो अब अगर हम देखें तो इनमें से कोई तो यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वंजा और वंजा यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक, और गिरिजा तो यहाँ पर ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जालजा, शैलजा या तनुजा में से कोई हो सकता है। तो अगर हम देखें तो भाई जालजा तो नहीं हो सकता, है ना, जो यहाँ पर तीसरा बंदा है वो इन चारों में से, बाकी के इन तीनों में से कोई एक बंदा यहाँ पर आ सकता है। तो इनमें से देखा जाए तो जालजा के लिए तो सबसे पहले मना किया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरा बचता है शैलजा, शैलजा भी यहाँ पर नहीं हो सकती। वांजा ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, तो बचता है कौन? सर तनुजा। तो अब आपको क्लियरली दिख गया कि तनुजा इज द पर्सन जो कि एक डांसर भी है और एक वायलिनिस्ट भी है। हेंस प्रूव द करेक्ट आंसर विल बी तनुजा। गॉट इट? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को समझने में। तो ऐसे सवालों को ही हम पजल्स वाले सवाल कहते हैं, ठीक, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी ड्राफ्टिंग, जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाई। तो अगर आपको ड्राफ्टिंग बनाते आसानी से आ रहा है तो सारी चीजें बन जाएंगी, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ में। ठीक है, चलो भाई, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो अगला सवाल है हमारे पास में ये भी एक काइंड ऑफ पजल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी in their order are substituted by 9 integers 1 to 9, but not in that order, but not in that order। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिखा जा रहा है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड दी टी,
अगर ये कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा जा रहा है तो आप सीधा सीधा एल को 1 और टी को ऐसे 9 नहीं दे सकते। ठीक, अब कहता है कि 4 इज असाइंड टू पी। ओके, 4 is assigned to P. The difference between P and T is 5, है ना? तो P क्या है? 4, और P और T के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। तो T कितना होना चाहिए? 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। P और T माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल। 9 प्लस 5 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3। तो N और T के बीच में डिफरेंस है 3 का, यानी कि N कितना होना चाहिए? बताओ फटाक से। Yes, very good. N will be 6, है ना? N will be 6. तो 9 minus 6 equals to 3. So what is the integer assigned to N? आप देख सकते हैं, hence option A is the correct answer. इसमें और भी चीजों को घुमा करके दिया जा सकता था, लेकिन कम ही चीजें दी गई हैं, ये अच्छी बात। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन कि हमसे हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर 5 पीपल हैं, ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल। ठीक है, यानी कि ये कहां पर बैठे हुए हैं दोस्त? राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। तो हम एक राउंड टेबल यहां पर बना लेते हैं, कहीं ना कहीं ये हो गई हमारी एक राउंड टेबल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हमारी एक राउंड टेबल है। अब उसके बाद कितने 5 पीपल बैठा लें? मैंने बैठा दिया एक, ये 2, ये 3, यहां पर 4 और ये यहां पर 5। 5 लोग हमने बैठा दिए, है ना? ये यहां पर 5 लोग हमारे साथ में बैठ गए। अब क्या कह रहा है? एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो अगर हम सपोज करते हैं कि ए यहां पर बैठा है ना? सपोज करते हैं कि ए हमारा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है? ए सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो यहां पर सी को हमने बैठा दिया। सी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी हमने यहां पर सी को बैठा दिया। नाउ ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। अब लेफ्ट या राइट, ये तो कहा नहीं गया। तो देखो यहां पर ही बनती है पॉसिबिलिटी। हमने पहली पॉसिबिलिटी बनाई कि एक छोड़ करके पहला केस ये हो सकता है कि डी यहां पर बैठा हुआ हो, ठीक है, कि डी यहां पर बैठा हुआ, और दूसरी पॉसिबिलिटी की डी यहां पर बैठा हुआ, एंड बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। यानी कि हमको क्या पता है कि भैया बी तो यहां पर नहीं बैठेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? इनमें से कौन डेफिनेटली ट्रू होना ही चाहिए? ठीक है, चलो देखते हैं तो फिर। यार ये पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? चलो ठीक है। हाँ, तो डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। क्या ये डेफिनेटली सही हो सकता है कि डी बी के नेक्स्ट ही बैठ रहा हो? चलो फिर देखते हैं। तो कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखो एक तो डी की पॉसिबिलिटी यहां है और अगर एक डी की पॉसिबिलिटी यहां है, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि बी तो यहां बैठ नहीं सकता, सी यहां बैठा हुआ है, बचता है कौन हमारे पास? ई। तो एक केस क्या हो सकता है कि अगर ई को हम यहां पर बैठा लें, है ना, तो फिर या तो हो सकता है अगर बी यहां बैठा हो, और या तो फिर हो सकता है कि बी यहां बैठा हो, है ना। अगर बी यहां बैठा तो डी यहां बैठ जाएगा, और बी यहां बैठा तो फिर डी यहां बैठ जाएगा, यानी कि एक इधर और का केस बनाएगा। तो हम इस दोनों पोजीशन को चाहे जहां भी रखें, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, ये सही ही आएगा। दूसरा कहता है ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो क्या ई ए के नेक्स्ट ही बैठेगा? हाँ, ई के लिए और कोई पोजीशन नहीं है, ई हमेशा ए के नेक्स्ट ही बैठेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। हेंस 1 and 2 बोथ आर सही है। हेंस 1 and 2 बोथ आर ट्रू। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ में। यार ये हैंग सर।
सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, उसके बारे में देख लेते हैं अपन। देयर आर 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ। विलेज एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने यहां पर लेते हैं किसको, डी को, ठीक है। अगर हम यहां पर डी को लेते हैं तो इसके वेस्ट में, यानी कि यहां पर, ठीक है, इसके वेस्ट में, ओके, इसके वेस्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। और ये कितना होगा, 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। नाउ विलेज बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। तो अब बी कहां है, ई के ईस्ट में। एंड विलेज ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। विलेज सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। विलेज डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। अच्छा देखो, डी मिल गया अपन को। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि विलेज ए हो, ठीक है, और इसके साउथ में हो यहां पर कौन सा, विलेज डी। यहां पर ये कुछ इस प्रकार से, ए के साउथ में हो गया डी, है ना। अब और क्या है, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। ठीक है भाई, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। और ये भी था कितना, 1। ठीक है। अब और देखो क्या मिल रहा है, विलेज ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। विलेज ए इज टू द नॉर्थ ऑफ ई। तो अगर मैं कहीं ना कहीं यहां पर ई को रखूं, तो ई के नॉर्थ में यहां पर हो गया मेरे पास है विलेज ई। इसके नॉर्थ में ये हो जाएगा 1 किलोमीटर, ये एक और ये एक मिलकर के कितने हो गए, 2 किलोमीटर। ठीक है। नाउ विलेज ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, है ना। एंड विलेज बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ठीक है भाई, विलेज ई इज 1 किलोमीटर, विलेज बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ठीक है, विलेज बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन। सीधा सा दिख रहा है ए डी ई, दिखाई दे रहा है, बस सिंपल, हियर इज द करेक्ट आंसर। अब आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नंबर 1 आंसर आप देंगे, सी इज इन विच डायरेक्शन, सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ। इस बात का जवाब देकर के बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा के सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई। इन दो सवालों का आप मुझको जवाब दीजिए कि सी एफ के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है और ई के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ठीक है। और बताइएगा, एक और बता दीजिए फटाक से कि बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, फटाफट से जवाब बताइएगा, देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है। ठीक है, इसको क्या हो जाता है पता नहीं। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता है, इन अ सर्टेन कोड माइंड इज रिटन एस के जी एल बी एंड आर्ग्यू एस वाई पी ई एस सी, हाउ डायग्राम विल बी कोडेड इन द सेम कोड। तो क्या करना है, हमको सबसे पहले लिख लेना है माइंड को, है ना। हम किसको लिख लेंगे सबसे पहले, माइंड को, एम आई एन डी। यहां पर अगर हम देखें
तो माइंड के लिए प्लेस वैल्यू क्या क्या होगी भाई? प्लेस वैल्यू होगी m के लिए 13, i के लिए 9, n के लिए 14 और d के लिए 4। ठीक, अब वही अगर हम देखें इसे कैसे लिखा गया है, के जी एल बी, के जी एल और बी, के जी एल और ये हो गया बी। तो k के लिए कितनी हो गई प्लेस वैल्यू? 11, g के लिए 7, l के लिए 12 और b के लिए 2। ठीक है, तो अब आप यहां पर चेक करके देखिए जरा कि क्या पैटर्न एप्लीकेबल हो सकता है। तो 13 से 11 आ सकते हैं पर यस सर, -2 आने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? -2। 13 से 11 आने का तरीका क्या है दोस्त? सर -2। 9 से 7 आने के लिए भी -2, 14 से 12 -2, 4 से 2 -2, है ना? आर्ग्यू इज, आर्ग्यू कैसे लिखा जा रहा है? YPESC। तो आर्ग्यू में A होता है 1, R होता है 18 और G होता है 7, U होता है 21 और E होता है 5। वहीं Y के लिए होता है कितना? 25। और P के लिए कितना होता है दोस्त? सर 16 होता है ना? E के लिए होता है 5, S के लिए होता है 19 और C के लिए होता है 3। अब देखो बाकी सब कुछ तो ठीक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना? कि सर ये यहाँ -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, ये क्या है? 1 से 25 कैसे? ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो मेरे दोस्त ये भी -2 ही है। कैसे सर? देखो x y z, ये हो गया दोस्त 24, ये हो गया 25 और ये हो गया 26, है ना? अब यदि यहां पर जैसे z पर अल्फाबेट्स खत्म हो गए तो ये दोबारा a b c से शुरू हो जाते हैं, जहां a काउंट होता है 1, b काउंट होता है 2, c काउंट होता है 3, या फिर आप इन्हें ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि a को अगर आप मान लो 27, ठीक है, b को कितना आप मान सकते हो? 28, सी को कितना मान सकते हो आप? 29। तो अब अगर ए हो गया 27, इससे अगर मैं पीछे घटाता हूं, है ना, ये कितना हो गया भाई? 27 हो गया। इसको मैं अगर पीछे घटाता हूं, 2 घटाता हूं, तो 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। वही अगर बी होता 28, 28 में से 2 घटाते तो कितना बचता? जेड बचता। सी में से घटाते 2 तो कितना बचता है? 29 में से 2 घटाओगे तो 27 बचेगा, है ना? 27 यानी कि 1, यानी कि ए। तो यहाँ पे सी 3, 3 में से 2 घटाओगे तो भी 1, 29 में से 2 घटाओगे तो 27। ठीक है, सो दैट इज वाई। 1 से जब अपन पीछे चलेंगे तो Z Y X ऐसे करके अल्फाबेट्स शुरू हो जाते हैं। तो -2 यहां पर भी एप्लीकेबल है, -2 यहां पर भी एप्लीकेबल है। जब भी आपको कभी ऐसे 2 वर्ड दिए गए हों तो दोनों का पैटर्न चेक करना जरूरी होता है। जब भी 2 वर्ड्स दिए गए हों, ठीक है मेरे दोस्त, जब भी कभी 2 वर्ड्स दिए गए हों तो इनमें सेम पैटर्न लगना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनमें सेम पैटर्न लगना इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए बात? बढ़िया तरीके के साथ, चलो शाबाश। अब बात करते हैं अपन डायग्राम की। तो कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही है, क्योंकि डायग्राम में डी यानी होता है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, 2 यानी कि बी, 2 यानी कि बी। ये हो गया 2, 2 यानी कि बी। और वहीं ए आई होता है ना, 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 बोले तो सर जी। ठीक है, अब उसके बाद है ए में से 2 घटाएंगे तो 25 बोले तो वाई। और आर 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, 16 यानी कि पी। और फिर ए में से 2 घटाएंगे तो अगेन 25 यानी कि वाई। और एम में से 2 घटाएंगे तो 11 यानी कि के। तो देख लो कहां पे आ रहा है? BGY PY के, BGY, एक आध छूट तो नहीं गया? DI DIG, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक मैंने से लगता कोई सा छूट गया है। हाँ जी छूट गया ना, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? एक ई भी आएगा। तो BGY EPY के, BGY
BGYK, ये रहा BGYEPYK, मिल गया। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए, so in a certain code, sister is coded as 535301, ठीक। uncle is coded as 84670 and boy is coded as 129. how son will be coded in the same code? ये सवाल देखने में थोड़ा सा कठिन दिखता है, लेकिन ये होता सबसे ही सरल। ठीक है, कैसे सबसे सरल होता है? तो कुछ इस प्रकार से कि इस प्रकार के सवालों को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब देखो कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सिंपल, यहां देखो s लिखा है तो s को डिनोट कर रहा है 5 से। क्यों? बस उसका मन है, इस वजह से। i को डिनोट कर रहा है 3 से। अगेन देखो s आया तो फिर से क्या लोड कोड लिया गया है 5। अगेन 535301, यहां पर t को भी कोड किया जा रहा है किससे? 3 से। और e को कोड किया जा रहा है 0 से। और R को कोड किया जा रहा है 1 से। अब देखा जाए UNCLE, तो U को कोड किया जा रहा है 8 से और N को कोड किया जा रहा है 4 से। ठीक है, और C को कोड किया जा रहा है 6 से, है ना। और L को कोड किया जा रहा है 7 से। और E को कोड किया जा रहा है 0 से। E को कोड किया जा रहा है किससे? 0 से। लेकिन आप देख सकते हो कि E तो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है, ये रहा। तो इन दोनों में आपको ये कॉमन मिला। अब वही अगर अपन बॉय की बात करते हैं तो B को किससे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है? 1 से। B हो गया है दोस्त हमारा 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं B के लिए भी 1 हो गया, R के लिए भी 1 हो गया। O किया जा रहा है 2 से और Y किया जा रहा है 9 से। ठीक है, तो इन द सेम वे सन को हम कैसे लिखेंगे बताइए? तो सन को लिखने का तरीका क्या होगा सर? सन के लिए हम देख लेते हैं एस को किससे कोड किया गया है? 5 से। तो ये मिल गया अपन को 5। ओ को किससे कोड किया जा रहा है? 2 से। तो ये मिल गया अपने को 2। और एन को कोड किया जा रहा है 4 से। तो 5 2 4, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होते हैं। आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा देख करके जवाब दे सकते हो। मैंने इसलिए लिखा ताकि जो बच्चा पहली बार देख रहा हो या कॉन्सेप्ट से भूल गया हो उसको याद आ जाए। क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। कहता आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स 3 फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो क्या निकालना है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में हमने क्या सीखा था कि सर जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से जो 3 ऑप्शन है उनके बीच में एक काइंड ऑफ सेम रिलेशनशिप होगी, वो एक रिलेशनशिप का हिस्सा होंगे। ठीक है, और जो एक बंदा होगा ये ऑड होगा। तो हमको क्या ढूंढना है? हमको ये ऑड नहीं ढूंढना है। क्यों नहीं ढूंढना है? क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेगा। तो बेसिकली हमको ये रिलेशनशिप ढूंढनी है। अब नंबर्स दिए गए हैं, तो नंबर्स में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? तो देखो, नंबर्स में आप पहले तो टोटल नंबर चेक कर सकते हो कि सब में बराबर है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आप क्या चेक कर सकते हो? डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इनका टोटल यानी कि सम, ठीक है, आप इनका सम चेक कर सकते हो कि क्या आएगा। और या फिर आप इनका डिजिट सम चेक कर सकते हो कि क्या आएगा। ठीक है, चलो देखें। तो 3 + 3 2 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 6 17। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो टोटल कितना आ रहा है दोस्त? 17 आ रहा है। 9 4 3 9, 9 और 1 10,
10 और 9 19, तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है सर 19 आ रहा है। 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 8 सर ये तो 20 आ गया। वहीं 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 7 17 आ गया। 4 3 7 और 1 8, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, 19 नहीं आएगा यहाँ पे कितना आएगा 4 3 7 और 9 16 और 1 17। तो अब आपको कोई प्रकार की एक कॉमन रिलेशनशिप दिख रही है क्या? सर यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है। सिर्फ यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो कुछ और ही है। और कितना दिया गया है यहाँ पर दिया गया है सर 20। ये है हमारे पास में 20। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमने सम से चेक कर लिया, अगर डिजिट सम की बात करते हैं तो ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाता और ये 8 आ जाता। तो ये सारे के सारे चूंकि सेम है इस वजह से ये ऑड। क्लियर? चलो शाबाश। नाउ बनाना इज रिलेटेड टू फ्रूट इन द सेम वे एज क्रिस्थेनियम इज रिलेटेड टू। अब आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो भैया, ये क्रिस्थेनियम तो आपने अगर कहीं जीवन में कुछ पढ़ा होगा सुना होगा तभी पता चलेगा। और ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, ये सवाल किस चीज का है? ये सवाल है मेरे दोस्त एनालॉजी का। ठीक, तो एनालॉजी भैया पूरे पूरे आपके लक पर ही निर्भर कर रही है। अब आपने कहीं अगर ये सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसका तुक्का भी नहीं लगाया जा सकता। तो बेसिकली क्रिस्थेनियम्स आर लिटिल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनको से फूल निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है फ्लावर, सो हियर फ्लावर विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है राम रैंक्ड 13th इन द क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर 33 स्टूडेंट्स की एक लाइन बना लेते हैं, ये हो गई 33 स्टूडेंट्स की एक लाइन बन गई। क्लियर है? चलो 33 स्टूडेंट्स की एक लाइन बन गई। यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं ये हैं 33। राम रैंक 13th इन द क्लास ऑफ, तो देखो यहां से अगर अपन मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर राम बैठा हुआ है, किस पोजीशन पे? और 13 पोजीशन पे। ठीक, देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो सुरेश रैंक वाइज। सुरेश से कम कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है। अगर सुरेश से कम 5 स्टूडेंट है तो सुरेश की रैंक क्या होगी? अब देखो अगर अपन रैंक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रैंक अपन ने यहां से दी है, ये रैंक पहली और ये है रैंक 13। तो ऐसे 14 15 16 करके यहाँ वाली रैंक कौन सी होगी? 33rd, है ना? 33rd रैंक होगी यहां से। और अगर इससे बिलो में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि इससे बिलो में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो राम की रैंक यहां से, राम बोल रहा हूं सॉरी, सुरेश की रैंक यहां से कितनी हो जानी चाहिए थी? तो सर फिर सुरेश की रैंक यहां से 6 हो जाती, छठवा होता ना। इससे बिलो में कितने हैं? 5, यानी कि यहां तक अगर ये 5 स्टूडेंट सपोज कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 स्टूडेंट है, तो सुरेश की रैंक कौन सी हुई? छठवीं हुई ना? बिल्कुल। तो अब हमको क्या बताना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन। ठीक है, अपने को क्या बताना है दोस्त? हमको बिटवीन बताना है कि सर यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक, तो राम तक मैंने कितने बच्चे बिठा दिए भाई साहब? सर 13। और सुरेश तक मैंने कितने बच्चे बिठा रखे हैं? सर 6। यानी टोटल मैंने कितने बच्चे बिठा रखे हैं? सर आपने 19 बच्चे बिठा रखे हैं, है ना? कितने बच्चे बिठा रखे हैं हमने? सर हमने 19 बच्चे बिठा रखे हैं। और थे कितने हमारे पास? 33। अगर हमारे पास 33 बच्चे हैं और 19 बच्चे हमने बिठा रखे हैं, तो अब बिठाने के लिए और कितने बच्चे हमारे पास में बचते हैं? बताओ भाई। तो 19 और 10 29, 29 और 4 हो गए 33। तो 10 और 4 14। हमारे पास में 14 ऐसे और बच्चे हैं जिन्हें हमें बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा। सिंपल है। हमने क्या किया? हमने लेफ्ट से पहले 13वीं पोजीशन पे राम को बिठा दिया, उसके बाद
चूंकि सुरेश से पीछे 5 बच्चे थे, यानी सुरेश अपने आप में छठवा होगा। सुरेश से बिलो कितने हैं? 5। तो भाई इसकी रैंक यहां से अगर राइट साइड से देखें तो छठवी होगी, तभी तो उससे नीचे 5 बच्चे आएंगे, तो ये 6 हो गया। तो भैया लेफ्ट से 13 बिठा दिए, राइट से 6 बिठा दिए, टोटल बिठा दिए 19, थे 33। राइट, थे कितने? 33। तो अब बचे कितने? जितने बचे उतने ही बीच में बैठेंगे। सबको जोड़ के देख लो, 13 14 6 टोटल 33 आ रहा है। बस 14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या है? तो देखो ये है न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहले है जो तरीका फाइंड करना है उसको चेक कर लो, डिफरेंस, कि इन लेटर के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बीच के डिफरेंस की बात करूं तो कितना है सर? ये डिफरेंस 0.8, 1.5 और 2.3, 15 और 8 23 होता है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.8। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.8। तो अगले वाले के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.8। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कमेंट करके बताओ फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या है? सर करेक्ट आंसर है 47। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। फाइंड नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर ऑफ द सीरीज। अब इनका नेक्स्ट पेयर देखते हैं। तो फिर से अगर अपन यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, 21 और ये हो गया 4, 25 25 और यहाँ पर कितना है भाई? ये है 18। ओहो, तो 25 और 18 यानी कि 7 का डिफरेंस है। 18 और 29 यानी कि ये कितना हुआ है? +4, ये हुआ है माइनस में 7। 18 और 29, तो 18 10 28 यानी कि ये हो रहा है कितना? +11। अब 29 और 11 +4, फिर 33 और 18, तो 33 और 18 में देखो, अब +4 -7 +11 फिर +4, तो इस प्रकार का कोई भी पैटर्न एप्लीकेबल नहीं होता। बात समझ में आई? तो अब क्या करें सर? अब देखो, सिंगल अगर उसके बीच में अगर आपको नहीं मिला तो आप डबल के बीच में देखो, 21 और 18, तो इसे भी कुछ दिख नहीं रहा, तो अब आप तीसरे इसमें देखो। तीसरे इसमें कैसे देखें सर? यहां से यहां से लेकर के यहां तक 29, कितना डिफरेंस है? +8 का। 25 से 33 अगर मैं चेक करूं तो कितना डिफरेंस है? +8 का। 18 18 दोनों सेम ही सेम है। तो अब 29 से जब अपन को आगे चलना होगा तो अपन कितना डिफरेंस ले लें? +8 का ले लें। तो 29 और 8 कितना हो गया? 37। और वहीं फिर 33 से डिफरेंस ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 33 और 8 हो गया सर 41। तो क्या आपको 37 और 41 यहाँ कहीं दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन ए में दिख रहा है, करेक्ट हो गया। तो अगर दो नंबर के बीच में डिफरेंस ना दिख रहा हो तो 3 में देख लो, है ना। 2 में नहीं दिख रहा हो तीसरे में देख लो, तीसरे में दिख रहा है चौथे में दिख रहा, वो भी नहीं लग रहा है सर, तो फिर कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है आपका यहाँ। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करता हूं तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। फिर यहाँ पर कितना है? 7। यहाँ पर सर 11 और यहाँ पे 64 है, तो 20। यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा सर? 33 का। ठीक है, और फिर यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 6 12 यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आएगा 65 का, है ना। तो क्या ये 2 7 11 33 65 ये कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर 1 से 10 10 से 64 आएंगे तो भी नहीं, 1 से 21 21 से तो भी नहीं, तो फिर ये डिफरेंस वाली सीरीज नहीं है। तो अगर सर ये डिफरेंस वाली सीरीज नहीं है तो फिर कौन सी है? आप देखो, अगर मुझे 1 से 3 आना हो तो क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो हो सकता है सर +2, है ना, एक तरीका तो है +2। और क्या तरीका हो सकता है सर? ये हो सकता है *2 + 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो सकता है। अब देखो, यदि इसी चीज को मैं लेकर के चलूं 3 से 10 के बीच में, तो 3 से 10 के बीच में क्या हो सकता है सर? ये हो सकता है *3 + 1। बात तो बिल्कुल सही है ना। अब फिर से अगर मैं यहां पर चेक करूं तो सर ये हो सकता है *2 + 1। और यहां से यहां पर मैं चेक करूं तो सर ये हो सकता है *3 + 1। यहां से यहां चेक करूं तो सर *2 + 1। और यहां से यहां चेक करूं तो
सर ये होना चाहिए इंटू 3+1। अब करके भी तो देख लो भाई। हाँ जी, तो 9×27, ये हो गई 7, हाथ की 2, 3×2 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 387+1 यानी कि कितना होता है 388 होना चाहिए। तो यही हमारा गलत है। अब 3, अब यहां से यहां आने के लिए कितना होगा सर, ये होगा इंटू 2+1, तो 8×2 = 16, 8×2 = 17, 3×2 = 6 और 1 7, 776 + 1 = 777। तो इसका मतलब यही वाली हमारी टर्म गलत है, बाकी सब जगह इंटू 2+1 इंटू 3+1 ये फॉलो हो रहा है। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 356। करेक्ट है, चलो शाबाश। तो आज के लिए इतने ही सवाल थे। फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है आप सभी के लिए ब्रह्मांड बैच, जिसमें आपके पास में क्या क्या खासियत है मेरे दोस्तों। आपके पास में 100% सिलेबस कवरेज हो रहा है, एचडी वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑल पीवाईक्यू विद आंसर की है, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर की फैसिलिटी है, वर्कबुक के पीडीएफ है, 2000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी, और मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से जाइए गेट एकेडमी लाइव ऐप पे, ठीक है, या गेट एकेडमी वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए और रजिस्टर कीजिए अभी, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर AA ATC 2025। तो बने रहिए मेरे साथ गेट एकेडमी के साथ, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।